आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी का घटना चक्र पूर्वालोकन, जिसमें बीपीएससी का आपको लगातार 71वीं से लेके 38वीं तक का आपको इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि आपको बिहार पुलिस आने वाला है, बिहार आपको मद्य निषेध का एग्जाम गुजर गया, बीपीएससी 72वीं, बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार पुलिस और बिहार के कई अन्य एग्जाम और यूपी के भी कोई भी एग्जाम है और कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम है। तो सब्जेक्ट वाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बुक। आप लोग बोल रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कराया जाए, लेकिन हमने इसको एंशिएंट हिस्ट्री से चालू किया है। आज ये क्लास 1 है हमारा, इसको लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। ऑप्शन को मैंने देखिए छिपा दिया है, क्वेश्चन करेंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इस क्लास में पूरी इस बुक का को कंप्लीट करेंगे। आपका एग्जाम इस बार फोड़ के रहना है दोस्तों, तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार और विश्वास चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर पाषाण काल करेंगे। देखिए थोड़ा सा व्हाइट बैकग्राउंड के चलते लाइटिंग का आपको इशू दिख रहा है, बाकी सब क्लासेस में नहीं दिखता होगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड के चलते, तो इसको मैनेज करेंगे धीरे धीरे और इसको हम लोग इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन क्लास हमारी रेगुलर होगी और मॉडर्न हिस्ट्री में मजा तो आता ही है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये 4 क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर 3-4 क्लास में मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो मजेदार ढंग से, और उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी भी देखेंगे। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास से पहला सवाल है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पाषाण काल से, पाषाण काल से पहला क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, 64वीं बीपीएससी ने पूछा है, भारत में पशुपालन, क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, तो एक बार और थोड़ा सा देखिए जूम आउट भी कर देते हैं। चलिए अब सही होगा। देखिए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ऑप्शन दे रहा है, अंजीरा से, दम शहदाद से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। ये चारों के चारों स्थल कहां हैं? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और भारतीय उपमहाद्वीप में आता था मेहरगढ़। लेकिन दोस्तों अभी देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसके ऑप्शन पे बाद में आएंगे, लेकिन आपसे देखिए कुछ कुछ तथ्य देखिएगा यहां से, आपसे अगर आपसे पूछ लेगा भारत में आपसे पूछ लेगा, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, भारत में आपसे पूछेगा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे भारत में पूछ लेगा तो बागौड़ याद रखिएगा, बागौड़ जो हो जाएगा आपका पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा। ये बागौड़ कहां है आपका? राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में। अगर आपसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अभी पूछेगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो लहुरा देव याद रखेंगे, लहुरा देव आपका कहां है? तो ये आपको पूर्वांचल में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी के संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। एक और आपको देखिए यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान देंगे बस इस बात को, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, 7000 बीसी पुराना चावल का साक्ष्य मिला है। और आपसे देखिए कोल्डी हवा भी ध्यान दीजिएगा, कोल्डी हवा से भी आपको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और ये आपका कहां है? तो ये भी आपका प्रयाग के पास है, ये आपका प्रयाग के पास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ लेगा कि गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। और ऑप्शन में अगर ये सब कुछ नहीं रहे तो मेहरगढ़ ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, ध्यान देंगे। लेकिन आपसे पशुपालन का पूछ लेगा प्राचीनतम साक्ष्य, तो बागौड़ कहां है? राजस्थान में। आपसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लेगा तो कहां हो जाएगा? लहुरा देव में। और लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहा तो कोल्डी हवा याद रखिएगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य ये दोनों जगह से मिले हैं, सबसे पुराना लहुरा देव है, उसके बाद कोल्डी हवा है, याद रखिएगा। कश्मीर के बुर्ज होम से भी चावल के साक्ष्य देखे गए हैं।
अच्छा, ये पशुपालन की शुरुआत, ये आपको आपको स्थायी आवास की शुरुआत, ये आपको कृषि की शुरुआत कब से शुरू हुई? तो नवपाषाण काल में ये जाके शुरू हुई है। अब देखिएगा क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें आयोग ने आंसर क्या लगाया है? आंसर लगाया है डी। डी इसने आंसर सही होगा, मेहरगढ़ इसका सही होगा। देखिएगा, इसको पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। मैंने बता दिया आप लोग को, यहां से 8000 ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी से लगभग लेके 7000 बीसी तक के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे, चावल के साथ उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो आपका कृषि का साक्ष्य जो था, कृषि का साक्ष्य वाला क्षेत्र मेहरगढ़ था। यहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला क्षेत्र कोल्डी हवा है, जो बेलन नदी के तट पर प्रयागराज जनपद में था। तो ध्यान देंगे, अगर गेहूं का साक्ष्य पूछेगा तो मेहरगढ़, चावल का साक्ष्य पूछेगा तो कोल्डी हवा और आपको लहुरा देव हो जाएगा। ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? अच्छा, बार बार कंफ्यूज करता है आप लोग को, मिजोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। एक बार देख लेंगे इसको, एक बार देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे। देखिए, पैलियोलिथिक आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे पैलियोलिथिक पूछेगा, देखिए पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एक होता है पैलियोलिथिक, उसके बाद होता है मीजोलिथिक, मीजोलिथिक, ठीक है। मीजोलिथिक के बाद होता है नियोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। और नियोलिथिक के बाद होता है चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक, याद रखिएगा इतनी बातें। अच्छा देखिए क्या होता है पैलियोलिथिक में, क्या हो जाएगा आपका पैलियोलिथिक में, आपका इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण काल जो आपको पैलियोलिथिक में पूरा पाषाण काल वाला जो टाइम था उसको कहते हैं पैलियोलिथिक। देखिए, लिथिक का मतलब होता है पत्थर और पैलियो का मतलब होता है पुराना। तो जब पूरा पाषाण काल में आप लोग जानते हैं ना कि जो बड़े बड़े और भद्दे भद्दे पत्थर का हथियार बना के लोग मारा मारी करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पत्थर के हथियार जो थे वो छोटे होने लगे, उनको कटाई उटाई करके छोटा कर दिया गया। इसीलिए मीजोलिथिक मतलब नए पत्थर। तो मीजोलिथिक एज क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल, और पैलियोलिथिक हो जाएगा पूरा पाषाण काल। और वहीं आपसे नियोलिथिक पूछ लेगा तो हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपको जो पत्थर हैं, पत्थर के हथियार हैं, पॉलिश्ड होने लगे और छोटे होने लगे, अलग अलग शेप के बनने लगे। और चैल्कोलिथिक का मतलब होता है ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण यानी कि जब पत्थर के इस्तेमाल के जगह पर जब तांबे का इस्तेमाल लग गया, पत्थर के हथियार में जब तांबा आके लग गया तो उसको ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा, और उसी को कहते हैं चैल्कोलिथिक एज। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कैल्कोलिथिक युग? लौह को नहीं, लौह युग को नहीं कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्कोलिथिक का मतलब ताम्रपाषाण। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिस संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाणीय संस्कृति कहा जाता है। मतलब ताम्र और पाषाण मतलब तांबा और पत्थर के हथियार जब यूज होने लगे, उसकी संस्कृति डेवलप्ड हो गई, तब क्या कहा जाने लगा, ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहेंगे प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ है? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, नर्मदा घाटी के तट से, नर्मदा घाटी के तट से आपको क्या मिला है, तो मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अच्छा आपसे पूछेगा मानव का पालना, मानव का पालना कहां पूछेगा, लिखिएगा मानव का पालना कहां है, तो अफ्रीका हो जाएगा, याद रखिएगा
मानव का पालना पूछ लेगा तो अफ्रीका, और मानव सभ्यता का पालना अगर पूछ लिया, मानव सभ्यता, सभ्यता का पालना आपसे पूछ लेगा, पालना, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको दजला और फरात नदी की सभ्यता भी कहते हैं, वो मानवीय सभ्यता की पालना है, क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता है। तो यहां पे लिखिएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता थी, ध्यान दीजिएगा, दजला और फरात नदी के तट पर थी, ठीक है। इराक की सभ्यता भी उसको कहते हैं। देखिए इसको एक बार देख लेंगे, नर्मदा नदी के तट पर हथनौरा के पास मिला है, देखिए हथनौरा के पास मिला है, इसको देख लेंगे। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा है। जो हथनौरा कहाँ है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, हथनौरा कहाँ है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर, सीहोर जिले में मध्य प्रदेश के है, याद रखिएगा। नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म वैज्ञानिक अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा है, नर्मदा घाटी से ही क्या है, मानव का जीवाश्म सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था भारत में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है। देखिए भीमबेटका की गुफा से चित्रकला, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हम लोग को, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं बहुत पुराने, जो नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच के समय चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ है ये भीमबेटका, तो ये भीमबेटका भी आपका मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका भी आपका कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अगर आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम हो तो। देखिए देखिए भीमबेटका, इसीलिए क्लास हम लोग इसको स्टार्ट करने में डिले कर रहे थे, लूसेंट स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन लूसेंट भी आप लोग का स्टार्ट करेंगे, और लूसेंट तो इतना बेहतरीन स्टार्ट करेंगे कि जिसमें हाफ में आपका लूसेंट सब्जेक्टिव और हाफ में ऑब्जेक्टिव, और दोनों को साथ साथ कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन घटना चक्र का थोड़ा सा व्हाइट वाले का इशू है, इसका पीडीएफ पीपीटी बनाने में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था, इस चलते इसको इस तरह से करना पा रहा है, लेकिन ओरिजिनल है। चलिए देखिए भीमबेटका पूरा स्थल पूरा पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक के मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है, रायसीना जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक, देखिए एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक काल। जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य मिलवे नहीं किया उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, और जिसका लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका तो क्या कहिएगा उसको, आधा ऐतिहासिक, तो आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक पुरनका, प से प पुरनका, मतलब जिसका कोई साक्ष्य मिला ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसका साक्ष्य मिला तो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई लिपियां मिली लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। उसी तरह अगला जो तीसरा होता है ऐतिहासिक, मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ा भी जा सका है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो इसमें देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का ही सैकड़ों नमूने मिले हैं। उस समय चित्रकारी होती थी, भले लिखा हुआ नहीं कुछ मिला है लेकिन चित्रकारी मिला है, भीमबेटका से मिला है, भीमबेटका के रायसीना जिले से मिला है। रायसीना जिला में भी एक देखिए जगह है सीहोर मध्य प्रदेश में, वहां से मिला है। ध्यान दीजिएगा यहां पर लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। 500 चित्र समझिए यहां से पाए गए हैं भीमबेटका के गुफा से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्लियर दिख रहा है आप लोग को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो थोड़ा सा देखिए, नव पाषाण कालीन ये स्थल है, ठीक है, और आपको नव पाषाण काल स्थल के स्थान है, तो स्थल और स्थल के स्थान मतलब कौन सा स्थल कौन से स्थान पर था उसको मिलाने के लिए कह रहा है। आइए मिला देते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना जी, ये नहीं कि पोपट हो जाए। चलिए हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए लाइव क्लास भी हम लोग नहीं रख पा रहे थे क्योंकि हमारा ये नया चैनल है और बहुत लोगों को हमारा चैनल पता नहीं है,
जहां भी हम पहले पढ़ाया करते थे अदर अदर चैनल पे, उस चैनल का प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ये कुछ नियम और अवधि होती है और हमारे बहुत सारे बच्चे हमसे दूर हो गए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपके साथ लगातार मेहनत करेंगे एग्जाम तक। बीपीएससी का ये घटना चक्र और लूसेंट तो कराएंगे ही, साथ में करंट अफेयर्स तो आप लोग को कराते ही हैं, और जो भी आप लोग का डिमांड आएगा उसको पूरा किया जाएगा, कोई पैसा नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। चलिए अगला देखिए, इसको मिलाने के लिए कह रहा है, इसको सबसे पहले मिलाइए। तो देखिए चिरांद तो आप लोग जानवे करते होंगे, चिरांद बिहार में है अपना, चिरांद अपना बिहार में है, तो इसको बिहार से मिला दीजिए चिरांद को, ठीक है। तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो गया। चलिए देखिए उतनूर जो है, उतनूर, उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब ये तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। उतनूर कहाँ था? आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब तेलंगाना हो जाएगा। गुफकराल, गुफकराल देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कश्मीर का है, ठीक है। नाम से ही, नाम में ही सब क्लियर है। नाम भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज ही तेरी पहचान है अगर याद रहे तो। अगला देखिए पायमकल्ली, पायमपल्ली जो है, पायमपल्ली, पायमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा इसका? बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का, बी में 4 कहां है? ए में 3। देखिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम मिलाते चलिएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, उतनूर हो जाएगा तेलंगाना, उतनूर हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद हो जाएगा बिहार, बिहार में भी छपरा के पास है, गुफकराल हो जाएगा कश्मीर, और पय्यमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। चलिए अगला, तमिलनाडु में होता है भारतनाट्यम, भारत में करोगे नाट्यम यानी कि नाटक, तब ना मिलेगा लड्डू, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल लेके फिर मिलाने के लिए बोल दिया जी, बहुत मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत बोर करता है, लेकिन क्या करिएगा आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, और खैर बीपीएससी तो पूछेगा ही। और देखिए आजकल आपको छोटे एग्जामों में भी ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, फिर एक ताम्रपाषाण युग, युग का युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण स्थलों का जगह है, और मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए थोड़ा सा आंसर छिपा देते हैं, मूव, थोड़ा सा आंसर इसको छिपा के इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए आइए मिलाइए, आइए मिलाइए। तो इसको देखिए, मालवा, मालवा आपको पता है ना, मालवा, मालवा किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 भी पता है तो आंसर बन जाएगा, 1 2 भी पता है तो आंसर बन जाएगा। देखिए आहाड़ जो है आपका, ये आहाड़ आपका बनास नदी के किनारे है, बनास नदी। और बनास किसकी सहायक नदी है? बनास किसकी? चंबल की, चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, याद रखिएगा, ठीक है। और आहाड़ जो आपका बनास नदी के किनारे है। कथका जो हो जाएगा, क से क, कथका, काली नदी, याद रखिएगा, काली सिंध नदी के किनारे है कथका नदी, कथका स्थल जो है काली सिंध नदी के किनारे है। और ये सावलदा जो हो जाएगा, ये आपको ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे सावलदा हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आहाड़ 1 का 4, 1 का 4, देखिए 4, 4 देखिए किसी में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का 3, बी का 3, ठीक है, याद रख। चलिए ठीक है, ऑप्शन मिल गया करेक्ट, 2 को मिल गया, एकदम मिल गया। अब एक बार इसको देख लेंगे, सूची 1 सूची 2, सूची 1 सूची 2। देखिए आहाड़ बनास नदी के किनारे, कथका काली सिंध नदी के किनारे, सालवदा ताप्ती नदी के किनारे, और मालवा नर्मदा नदी के किनारे। ध्यान देंगे, नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, हालांकि ज्योग्राफी में भी ज्यादा नहीं जाना है, ज्योग्राफी भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अब ये खत्म हुआ, अब इसके बाद है सैंधव सभ्यता एवं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पहले, इसको शुरू करने से पहले एक बार इसका चारों बिंदु एक बार देख लेंगे, जल्दी से बताइएगा चारों बिंदु। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, अरे 0040 हटो यहां से। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु का अगर बात करें, सबसे नॉर्थ उत्तरतम बिंदु, तो क्या हो जाएगा? मांडा, मांडा सबसे उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। कहां है मांडा? जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा। किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? कड़िया पे कड़िया नहीं चलेगा। किस नदी के किनारे है ये आपको है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है, ध्यान देंगे। अच्छा सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें,
सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें यानी कि वेस्ट पूर्वी बिंदु का बात करें तो क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन, हिंडन नदी किसकी हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। चिनाब किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सबसे देखिए ये आपको अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु का बात करें यानी कि साउथ में तो दायमाबाद याद रखिएगा, दायमाबाद। दायमाबाद किस नदी के किनारे था, और ये मध्य आपको महाराष्ट्र में है दायमाबाद, एमएच महाराष्ट्र। और ये प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, ये है आपको गोदावरी की सहायक नदी। किसकी है ये, गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है। आपसे देखिए सबसे आपको पश्चिमी बिंदु पूछ ले, वेस्ट में पूछ लेगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, ठीक है। और ये आपका कहां है, ये आपको पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे है। और दास्क नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, ये तीनों किसी की ना किसी की सहायक नदी है। तो ये हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता जो है कैसी सभ्यता है, तो ये एक आपको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, यानी कि यहाँ का साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नहीं जी पहले है, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए बीपीएससी 1994 में प्री में पूछा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। मैंने आप लोग को बता दिया किस युग में पड़ता है ये, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक काल में। देखिए पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले, बार बार इसको ब्लैक करना पड़ेगा, लेखन कला के ज्ञान से पहले इसका कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। यानी कि जब से लेखन कला शुरू हुआ उसके पहले का कालखंड क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक, यानी कि लिखने जाने से पहले का। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, ठीक है, मतलब जिस समय लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन की कला का ज्ञान तो था लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि एक R37 कर कब्र है, पता नहीं उन लोग क्या लिखता था, हिंदी लिखता था कि इंग्लिश लिखता था कि टिंग्लिश लिखता था, लेकिन लिखता था और काफी अच्छा लिखता था। और वहां की जो लिपि है दोस्तों वो भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि है, ध्यान दीजिएगा, भाव चित्रात्मक लिपि है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था देखिए क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। पक्की ईंट से बनी इमारत, पक्की ईंट से बनी इमारत तो है, मोहनजोदड़ो में याद करिए, मोहनजोदड़ो में जो बड़े बड़े स्नानागार थे पक्की ईंटों से बने हुए थे और उसमें सीमेंट नहीं जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। किस चीज का प्रयोग किया जाता था, जिप्सम का, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंट थी। तो ए तो सही हो जाएगा भाई। बी में क्या है, प्रथम असली मेहराब। देखिए प्रथम असली मेहराब नहीं होगा क्योंकि मेहराब क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, मेहराब देखिए ऐसे ऐसे करके जो गोल गोल गुंबद देखते हैं, गोल गोल गुंबद, उसको मेहराब कहा जाता है। और मेहराब तो ये सब समझिए कि बाद में आया, मध्यकाल में आया। पूजा स्थल था क्या, पूजा स्थल, अच्छा कला और संस्कृति तो था, ठीक है, तो ये नहीं था, ठीक है, कला और संस्कृति, वास्तुकला तो था ही, नगर नियोजन था, ड्रेनेज सिस्टम था, तो कला और वास्तुकला तो था ही, लेकिन पूजा स्थल नहीं था। कोई ऐसा प्रमाणिक पूजा स्थल नहीं था। अनुमान लगाया गया है कि जो आपको बड़ा बड़ा जलाशय जो मिला है वहां एक पूजा होता होगा, होली गंगा स्नान की तरह होली बात किया जाता होगा, लेकिन कोई प्रॉपर पूजा स्थल नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। कोई पूजा स्थल, कोई मंदिर
नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। आयोग ने इसका ई आंसर राइट चुना है दोस्तों, और सी ई ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे किसी चीज को नहीं, देख लेंगे। घटना चक्र करने का मतलब ही है कि इसका व्याख्या पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हॉले में नहीं लेना है इसका व्याख्या को। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, घटना चक्र का खाली आंसर देख लेंगे और ABCD देख के लगा लेंगे और व्याख्या को पढ़ेंगे ही नहीं। अगर व्याख्या आपको क्वेश्चन आता है तो व्याख्या को भी पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम से कम हमारे साथ तो पढ़िए। इस क्लास को कंप्लीट करिएगा, जो शुरू किए हैं इस क्लास को कंप्लीट करेंगे तब जाके आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन है, ठीक है, नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, राखल दास ने। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है, याद रखिएगा, ठीक है। कब, 1922 में। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है 1921 में। अगला, इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम, देखिए लिखा हुआ है, द्वारा जोड़ा जाता था। पक्की ईंटों से निर्मित जो इमारतें हैं, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि की प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में कोई पूजा स्थल स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कोई पूजा का स्थल नहीं मिला है, यही बता रहा। उसी तरह हड़प्पा के स्थल में भी कोई पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर है, तो ई इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, एआई हटो जी, एआई अभी हटिए, आपका जरूरत नहीं है, हिस्ट्री चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता था। मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता था, लोथल को। प्यारे दोस्तों, लोथल की खोज सर SR राव ने की थी, सर SR राव ने की थी लोथल की खोज। लोथल कहां है आपका, अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, बंदरगाह। बंदरगाह भी नहीं, समझिए कि मानव निर्मित बंदरगाह दुनिया का सबसे पुराना कहीं मिला है, तो कहां मिला है, बंदरगाह लिखिएगा, एकमात्र बंदरगाह कहां मिला है, तो लोथल से। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। कहां पड़ता था, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है, गुजरात में। देखिए पढ़ लेंगे इसको। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर SR राव के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी लगता वही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह था, कौन सा एक बंदरगाह था, तो लोथल एक बंदरगाह था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोथल जो था हमारा एक बंदरगाह था। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, ये तो है ही, हो ही गया। एक बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वही गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड इसको कहते हैं, आप याद रखिएगा, गोदीवाड़ा को क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। देखिए गुजरात में कौन कौन सा है, लोथल तो आपका गुजरात में है, ये है गुजरात में है, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है, और कोई है गुजरात में, डाबरकोट। डाबरकोट ये आपका पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, क्वेटा में है, बलूचिस्तान के क्वेटा में है डाबरकोट, याद रखिएगा। राखीगढ़ी जो है आपका, और ये कालीबंगा, ये दोनों का दोनों कहाँ है, ये आपको हरियाणा में है, हरियाणा में है, आपको याद रखिएगा। अच्छा, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, राखीगढ़ी की खोज वैसे तो किया था आपको सूरजभान ने, लेकिन बाद में अमरेंद्रनाथ दत्त, लिख लिएगा, अमरेंद्रनाथ बाहुबली, अमरेंद्रनाथ दत्त ने आपको राखीगढ़ी की खोज की थी। और राखीगढ़ी जो है आपको हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे था राखीगढ़ी, सरस्वती नदी के किनारे था जो सूख गया, सरस्वती नदी के किनारे थी राखीगढ़ी। अगर कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा देखिए
ये आपको हिसार जिले में है। ये आपको कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। और राखीगढ़ी कालीबंगा हिसार जिले में है। और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। और कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगा। तो याद रखिएगा, लोथल मात्र जो हो जाएगा आपको अहमदाबाद गुजरात में। तो लोथल से हमेशा क्वेश्चन पूछवे करते रहता है और आगे भी पूछता रहेगा और हम लोग आंसर करते रहेंगे, क्योंकि अपन लोग है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। अगर पढ़िएगा उस हिसाब से तो एग्जाम में जाके लगेगा कि झुकेगा नहीं साला, पेपर का इंतजार करिएगा। पढ़िएगा नहीं, अच्छा से तैयारी नहीं रहेगी तो जाइएगा भी। आजकल ट्रेन का स्थिति तो देख ही रहे हैं, कैसे लटक फुटक के बेचारा आधा लोग का एग्जाम छूट गया। कितना दुख लगता है, इतना कष्ट होने के बाद भी एग्जाम छूट गया। कल मुझे एक लड़की का मैसेज आ रहा था, बस में बेचारी जा रही थी अपने पति के साथ एक्साइज का एग्जाम देने के लिए, और बेचारी डर रही थी कि उस जो किशनगंज में उसका समझिए सेंटर था, उसमें बहुत लोग मुस्लिम समुदाय के थे, और डर रही थी हमारी लाइव क्लास में करंट अफेयर्स के, और कह रही थी सर मुझे बहुत डर लग रहा है जबकि मैं अपने पति के साथ हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना। हमने बाबू टेंशन नहीं लीजिए, जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होगा, जाइए एग्जाम दीजिए। तो देखिए बहुत दिक्कत है दोस्तों, बहुत भीड़ भाड़ होता है, तो पढ़ना है। अब क्या करेंगे, सरकार का तो यहाँ है ही, 500,000 में वोट देने पर तो यही होता ही है। अगला, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसको हिंदी में दजला और फरात नदी कहते हैं। दजला और फरात नदी के किनारे थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस किस नदी के किनारे? दजला और फरात नदी के किनारे थी, याद रखिएगा। चाइनीज सभ्यता जो थी, जिसको पीली नदी की सभ्यता कहते हैं, पीली नदी की सभ्यता, और इसको हुआंगो नदी की सभ्यता भी कहते हैं। हुआंगहो नदी की सभ्यता भी कहते हैं। हुआंगो नदी को ही पीली नदी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, येलो रिवर कहते हैं। ये चीन की सभ्यता थी। इजिप्ट की जो सभ्यता थी इजिप्शियन, इसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, मिस्र की सभ्यता। और ये थी आपको नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे थी इजिप्ट की सभ्यता। और सिंधु नदी तो आप लोग जानते हैं, सिंधु नदी के किनारे। तो सबसे पुरानी हो जाएगी मेसोपोटामियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की सभ्यता जो थी सबसे पुरानी थी। अगला देखेंगे, चलिए खत्म हो गया। अगला देखेंगे, एआई भाई थोड़ा घसकिए आप, हाँ चलिए। हमको तो टेंशन हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास ये डाल रहे हैं, हमको टेंशन हो रहा है कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस अगर क्लियर दिख रहा होगा तो कमेंट करिएगा, अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। आप लोग का कमेंट आएगा तभी हम देखिए क्लास इसको हमेशा आप लोग के लिए लाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे और पूरा कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, इतनी गर्मी में हमारे पास कोई एसी नहीं है, और यहाँ से इतना सारा लाइट यहाँ पे आता है ना, और यहाँ पे समझिए कि इधर लाइट ऊपर लाइट, और इतनी गर्मी, और चारों तरफ से पैक, खिड़की भी नहीं खुला है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। बात यह है, गर्मी से प्रॉब्लम नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो चलिए आप लोग का लेकिन अगर प्यार और विश्वास रहेगा तो क्लास हमेशा रेगुलर आता रहेगा। अगला देखिए, एक बार उसको देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता कहलाती है, का विकास नील नदी के किनारे द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो सबसे पुरानी हो जाएगी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि इराक की सभ्यता, उसको दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? देखिए क्वेश्चन पूछता है आपसे, घोड़े के अवशेष आप लोग पढ़ते होंगे ना, सुरकोटडा से मिला था घोड़े के अश्वों के अवशेष, लेकिन उसमें बहुत सारा मतभेद है। बड़े एग्जाम में अगर आप आइएगा तो देखिए बैल भी था, हाथी भी था, और घोड़ा नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो घोड़ा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घोड़ा से अवगत नहीं थे। घोड़े से जो थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग अवगत नहीं थे,
एक बार इसको पढ़ लेंगे। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े से अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा में विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गैदखूड़ की हैं या पालतू घोड़े की हैं, मतलब ये निश्चित कर पाना कठिन है कि रंगपुर, रानगुढ़ाई, लोथल, सुरकोटडा, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंडोर बैरकोनियो द्वारा सुरकोटडा से प्राप्त, मतलब देखिए सुरकोटडा से जो प्राप्त हुआ है अश्व का जो आपको साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है, उसको ये नाम के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने मना कर दिया। ये सैंडोर बोनकोई नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बोला कि जो मतलब घोड़ा जो मिला था वो घोड़ा नहीं था, अश्व नहीं था, कोई और प्रजाति होगा। तो इस चलते घोड़े में मतभेद है। ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, इतना देखिए ध्यान देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इतना इसमें मतलब वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है कि घोड़ा का अवशेष नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल देखिए बनावली से भी प्राप्त हुआ है, आपको कालीबंगा से भी हुआ है, लोथल से भी हुआ है, धौलावीरा से भी हुआ है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। मेन आपको इसमें देखिए बनावली और कालीबंगा से तो मिला ही है, ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा का हल क्या होता है? टेराकोटा का हल मतलब देखिए हल बना हुआ खिलौना, मतलब मिट्टी का खिलौना, हल की आकृति बनाया हुआ मिट्टी का खिलौना, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है, विकल्पों में से बनावली हरियाणा, बनावली कहां है आपका? हरियाणा है, तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा के प्राकृतिक प्राप्त हुई है। मतलब देखिए प्राप्त हुई है ये दोनों जगह से, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कहीं वहां पे कालीबंगा आपको लिखा दिए थे, हरियाणा तो नहीं लिखा दिए थे ऐसा हमको लग रहा है। कालीबंगा देखिए जो है आपको राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अगला 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 एंशियंट हिस्ट्री बहुत दिन से छूटा हुआ रहता है सबका, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत मजा आएगा। अगला देखिए, इसमें और क्या कह रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल से आरंभिक चरणों में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा के हल की भी प्राप्ति हुई है। देखिए, ठीक है, इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है, ठीक है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान कहां से मिले हैं आपको? देखिए हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे निकट स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले स्टेडियम मिले हैं, याद रखिएगा। देखिए धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया था और धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है, एक साइन बोर्ड मिला है, एक साइन बोर्ड, जैसे आपके गांव के आगे लिखा रहता है ना फलाना गांव इतनी दूर, तो एक 10 आकृति का लिखा हुआ साइन बोर्ड मिला है, याद रखिएगा। तो जूते हुए खेत के निशान जो हो जाएंगे कहां से मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान जो आपको मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। कालीबंगा कहां है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा से ही जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? वही क्वेश्चन फिर से है, तो ये हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे,
देखिए आरडी बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी तो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से थे, ठीक है। आपको के एन दीक्षित भी थे और आपको एस एन वत्स भी थे, वी एम स्मिथ नहीं थे, वी ए स्मिथ जो थे नहीं थे। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा से बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से लेकर 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वस्त्र हड़प्पा के उत्खनन कार्य किससे संबंधित रहे। माधव स्वरूप वस्त्र जो है एम एन वस्त्र, देखिए इनका नाम है माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, एम एन वत्स का संबंध किससे था, तो हड़प्पा से ही था। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने, आरडी बनर्जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के एन दीक्षित का नाम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड्रेस्ट मैके, आर्लेन स्टील और ए एम घोष, अमलानंद घोष, जेपी जोशी, ठीक है, जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ ने हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये आपको इंडोलॉजिक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इंडोलॉजिस्टिक एक हिस्टोरियन थे। इंडोलॉजिस्टिक मतलब होता है कि उधर का सामान इधर लाके जांच करना, पड़ताल करना, उस तरह के इतिहासकार थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, आगे देखेंगे, बस हम लोग वैदिक काल तक पढ़ेंगे। बुद्ध धर्म और जो जैन धर्म अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के जो मिट्टी हुआ करती थी, मिट्टी पर कौन सा रंग था, तो लाल रंग था, याद रखेंगे, लाल रंग था, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिस पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक की भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां में विभाजित किया जाता था, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड, ठीक है, एक थे बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे थे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग के स्वरूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपर के हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी, ऊपर के हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी दर्शाई जाती थी। तो देखिए जो आपको मृदभांड जो था आपका, वो समझिए कैसा कलर का होता था, हल्का भूरा रंग, मतलब हल्का भूरा टाइप का मृदभांड रहता था। ऊपर में लाल रंग, ऊपर में कौन सा रंग रहता था आपका, तो लाल रंग रहता था, लाल रंग, लाल रहता था, लाल, ठीक है, और नीचे में रहता था चित्रकारी। तो ये आपका मृदभांड था, याद रखिएगा, ये आपका मृदभांड था। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या हुआ था, पतन कैसे हुआ था, इस पे बहुत अलग अलग मतभेद, इस पे अलग अलग बहुत सारा मतभेद रहता था। लेकिन देखिए अभी 2018 में आईआईटी खड़गपुर के विद्वानों ने क्या किया, रिसर्च किया, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन उस समय बहुत ही हुआ था कि 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई वहां पर 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। देखिए आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। तो 900 वर्षों तक वहां पर वर्षा नहीं हुई थी, ध्यान देंगे। बहुत लोग बोलते थे आर्यों का आक्रमण हुआ, बहुत लोग बोलते थे मतलब कि भूकंप आ गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन 900 साल तक मतलब मौसम का बदलना, यहाँ 10-50 साल तक बारिश नहीं हुई, तो अब समझिए क्या क्या होने लगता है। तो 900 साल तक समझिए कि क्या ही होगा। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरोल्स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। चलिए
तो ये था आपका क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का। आप लोग के लिए अलग अलग भी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में 100 एमसीक्यू कराएंगे, जो पूरे आपको इसका रहेगा वो आपको बिल्कुल कलरफुल बैकग्राउंड में रहेगा और उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए भी होगा। ये तो बुक किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल से आ गया हमारा। वैदिक काल, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित है? ऋग्वैदिक युग से कौन सा एक संबंधित है? देखिए पूछ रहा है, घोषा, अपाला, विश्वारा और गार्गी। गार्गी देखिए जो थी ये उत्तर वैदिक काल की दार्शनिक थी। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की जो दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थी, ठीक है, दार्शनिक थी, याद रखिएगा गार्गी। तो ध्यान देंगे एक बार इसको ध्यान देंगे। घोषा, अपाला और विश्वारा जो थी आपको तीनों ऋग्वेद के सूक्त या मंत्रों की दृष्टि स्त्रियां हैं, अतः इनमें ऋग्वेद युग की संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक काल की हैं। देखिए गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल या उपनिषद काल की दार्शनिक हैं, ना कि ऋग्वैदिक युग की हैं गार्गी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल हो जाएंगे आपको? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं दोस्तों, याद रखिएगा 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में जो मंडल नंबर 2 है और मंडल नंबर 7 है, इसको कहा जाता है वंश मंडल। क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल, याद रखिएगा वंश मंडल कौन कौन मंडल को कहा जाता है? तो मंडल नंबर 2 और मंडल नंबर 7, ठीक है। इसमें जो आपको तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है थर्ड मंडल, थर्ड मंडल का जो आपको रचयिता है वो आपको महर्षि जो आपको विश्वामित्र हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं। और इसी में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको कहां मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। अगर आपको बात करिएगा 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको किस चीज का उल्लेख मिलता है? तो आपको 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, 4 ब्राह्मण का, 4 आपको वर्णों का उल्लेख मिलता है। चलिए सेकंड को नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहां चला गया जी? हाँ, आज थोड़ा पहला क्लास है इसलिए हमको अरेंज ऐसे करके हम कभी पढ़ाए नहीं है दोस्तों बुक को। चलिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? मगध की प्राचीन राजधानी कौन थी? मगध की राजधानी देखिए, बिहार में 3 महाजनपद आता था। मगध की राजधानी राजगृह या गृहव्रज, बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बना दी गई उदयन द्वारा। आगे पढ़ेंगे तो राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और राजगिरी के बाद पाटलिपुत्रा। चंपा जो थी, चंपा ये अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी थी चंपा। और वैशाली जो थी ये वज्जी की राजधानी थी दोस्तों, याद रखिएगा वैशाली। तो बिहार में 3 महाजनपद कौन कौन? वज्जी, मगध, देखिए यहां मगध लिख देते हैं, मगध, वज्जी और अंग। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी राजगिरी। और महाजनपद की जानकारी हमको मिलती है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। अगला सवाल, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को 9वां मंडल समर्पित है दोस्तों। 9वां मंडल किनको समर्पित है? सोम को। सोम रस भी वहां लोग पीते थे, सोम देवता सोम रस बांटते थे। वही आजकल आपका जो है रम, विस्की, बियर जो था उस समय, हालांकि उस समय वो ये सोमरस नहीं होता था, वो सोमरस पता नहीं क्या होता था। सुनते थे कि सोमरस से मतलब बहुत आनंद के साथ साथ शक्ति आती थी। और आज का जो सोमरस है वो बस ओवर कॉन्फिडेंस देता है लोगों को, बस और कुछ नहीं, बस ओवर कॉन्फिडेंस और बर्बादी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है भाई। 9वां मंडल जो है उसके सभी 114 सूक्त जो हैं सोम को समर्पित हैं। अच्छा, पूरे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं?
पूरे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं कमेंट करिएगा, कितने सूक्त हैं पूरे ऋग्वेद में कमेंट करिएगा, ठीक है। सोम आर्यों का मुख्य पेयजल था, इसे मुजवंट चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, यानी कि जो विधाता हैं उनके मुख से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, हाथ से भुजाओं से क्षत्रिय, और उनकी जंघा से शूद्र, और उनके तलवे, जंघा से वैश्य और तलवे से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, यह ऋग्वेद में वर्णन था। अगला, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? बाप रे, खाली रम अविष्की का क्वेश्चन आ रहा जी, सोम और इसके पेयजल को, ठीक है। अगला, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भाई? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र, ठीक है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किनको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की हुई? अछूत, छुआछूत जो हुआ किस काल में हुआ? देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल में छुआछूत नहीं है दोस्तों, छुआछूत नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जब आप पुरुष सूक्त पढ़िएगा तो उसमें एक महिला कह रही है कि मैं गृहिणी हूं, मैं गृहिणी हूं, मेरे पति आचार्य हैं, मेरे पति पुरोहित हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मेरा बड़ा पुत्र शूद्र है, शूद्र है, और मेरी बेटी का विवाह वैश्य घर में हुआ है, और मेरा छोटा पुत्र क्या है? आपको मतलब क्षत्रिय है। तो याद रखिएगा, उस समय जो आपको कास्ट सिस्टम था वो कार्य आधारित था, कर्म आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जाके क्या हुआ? वो आपको जन्म आधारित हो गया। मतलब समझिए कि अगर हमको पूजा पाठ नहीं करने आता है, हम अगर स्ट्रांग नहीं, हम लड़ नहीं सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करने आता है, पढ़ाई वेद उपनिषद नहीं पढ़ने आता, तो हम ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। तो क्या हम क्षत्रिय बनेंगे? बनेंगे। अगर मेरे पास भुजाओं में बल है, मेरा हिम्मत है कि हम लड़ मर सकते हैं अपने राज्य, अपने देश की रक्षा करने के लिए, तो हम क्षत्रिय बन सकते थे। अगर वो भी हमको नहीं आता है, बस मेरा दिमाग तेज है लेकिन हम शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, हिम्मत उतना नहीं है, तो हम वैश्य बन सकते थे, व्यापारी बन सकते थे, पूजा मतलब हिसाब किताब इधर उधर बेचा बेची कर सकते थे। अगर तीनों काम नहीं आता है तो तीनों काम करने वाले की सेवा करो। अगर तुम तीनों काम नहीं आता तो तुम शूद्र कहलाते थे। लेकिन कोई भी शूद्र फिर से बन सकता था राजा, और कोई भी राजा शूद्र भी बन जाता था। तो ऐसा नहीं था। तो अब जाके उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ? जन्म आधारित होने लगा। बेटा ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और आपको क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। तो देखिए, किस काल में अछूत हुआ? तो उत्तर वैदिक काल के बाद भी धर्मशास्त्र के समय, धर्मशास्त्र के समय इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्र के समय ही समझिए कि जब बहुत सारे, देखिए क्या हुआ ना कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह होने लगा, तो बहुत सारे अलग अलग कास्ट की उत्पत्ति हुई, फिर बहुत से बाहर से आक्रमणकारी आए, तो उसके चलते क्या हुआ कि एक इसको जन्म आधारित बना दिया गया। अगला, चलिए आज का लास्ट है, ये लास्ट कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगे कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में, धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां थी। अम्बरक, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रथकारी आदि अधिभार अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फल स्वरूप हो गया। ये क्या होता था? 8 तरह का विवाह भी होता था, आप लोग को बताएंगे आगे कभी, ठीक है। पनिनी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। जो पनिनी है अष्टाध्याय के लेखक, पनिनी की रचना है अष्टाध्याय, अष्टाध्याय के जो लेखक है महर्षि पनिनी ने शूद्रों का उल्लेख किया है नरवसित और अनरवसित। यानी कि नरवसित का मतलब होता है शूद्र जो अस्पृश्य माने जाते थे, अनटचेबल माने जाते थे। नरवसित और अनरवसित मतलब छूत और अछूत, मतलब जो छूत है, मतलब 2 तरह के शूद्र थे, एक को छूना अलाउड था और एक को छूना अलाउड नहीं था। तो समझिए उस समय कुछ वैसा कारण रहा होगा, जैसे चमार समाज के लोग थे उस समय,
गाय भैंस के चमड़ी को निकाल के सीते थे, और डोम लोग थे, और समझिए तो वो लोग कुछ ऐसा कार्य करते थे कि उस समय समझिए कि उनको छूना मतलब ये था कि पूजा पाठ में ऐसे वैसे, लेकिन मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा। हालांकि देखिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किस काल में था, तो धर्मसूत्र के काल में था, याद रखिएगा, वैदिक काल नहीं मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। लोहा का प्रयोग देखिए, आपको 600 से लेके 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी तक आपको अथर्ववेद में श्याम अयस्क की चर्चा है। श्याम अयस्क, अयस्क की चर्चा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 9000 ईस्वी पूर्व नहीं होगा, 12000 नहीं होगा, 6000 नहीं होगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों ने इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे प्राप्त हुए हैं, जिनकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त हुआ है। कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि कितनी है, 1400 ईस्वी पूर्व लगभग है, ठीक है। तो यानी कि 600 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व को सर्वमान्य माना जाता है, और अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है, कहां पे, आपको अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में ही जादू टोना बाबू सोना सब कहां है, अथर्ववेद में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। अजंती खेड़ा उत्तर प्रदेश से उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौ उपयोग से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने इनका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। देखिए, कृषि जो होता था वो बिना लोहे का भी पहले होता था, लेकिन जब लोहे में जब कृषि आया तो बहुत ज्यादा कृषि होने लग गया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन भंडारण में बदल गया, भंडारण होने लगा, स्टोरेज होने लगा, उसके बाद उसका ये होने लगा। तो लोहा कब आया, इसमें वर्णन है, तो देखिए बहुत सारा मतभेद है, थाईलैंड में कब मिला, ये कब मिला, लेकिन भारत में 1000 बीसी यानी कि अभी 2025 चल रहा है, उससे 1000 साल पहले, 3500 साल पहले करीब लोहा का साक्ष्य हम लोग को मिला है। अथर्ववेद में भी मेंशन है श्याम एस के रूप में। और देखिए, हम लोग को कहां से, राजस्थान से क्या मिला है, राजस्थान से हम लोग को कृष्ण धूसल मृदभांड मिला है, जिसमें लोहा का आपको साक्ष्य मिला है, और खेती का भी साक्ष्य मिला है आपको 1000 ईस्वी पूर्व से पहले, मतलब खेती, लोहा के द्वारा खेती करने की साक्ष्य मिली है। अगला अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई, एशिया माइनर में एक जगह है बोगज कोई, ठीक है। वहां जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना वहां हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहां के अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। देखिए, बोगज कोई एशिया माइनर में 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे, और उनकी संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे, मतलब देवी और देवताओं को का पूजा करते थे। तो एशिया माइनर में मिला है बोगज कोई अभिलेख, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हो गया आपका, और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है बौद्ध धर्म। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे और कल से तेजी भी लाएंगे। आज का आपका 2 क्वेश्चन और रह गया, जिसको आप लोग फटाफट देख लेंगे। देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया।
देखिए दशराग्य युद्ध जो हुआ था, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, ये आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में, सातवें सातवें मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का ही प्राचीन नाम था पारुष्णी नदी, याद रखिएगा। जो राजा सुदास थे, भरत कबीले के, भरत कबीले के राजा सुदास ने ये लड़ाई लड़ी थी 10 राजाओं के संघ के द्वारा, ठीक है। दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। अगला, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन एवं ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं? देखिए कि किस उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं? तो ये किसमें मिलती हैं? उपनिषद में, उपनिषद में हमें मिलती है। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, उसको उपनिषद कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषदों में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखे गए थे। ये देखिए आपका ऐसा चैप्टर था जो बहुत आपको बोरिंग लगता था, लेकिन आने वाला जो चैप्टर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही खास होगा, जो एंसेंट हिस्ट्री में आगे आएगा। और मेडाइवल और मॉडर्न में तो धागा खोल के रख दिया जाएगा दोस्तों, तो बहुत मजा आएगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आपके लिए ये सेशन कंप्लीट करते रहेंगे और ये बुक जो है पूर्वालोकन बीपीएससी का धागा धागा खोल के रख देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।